नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज कार्यक्रम में बात करेंगे बदलते मौसम की, उसकी वजहों की। पिछले एक सप्ताह में देश के कई राज्यों में अचानक मौसम में बदलाव दिखा। जहां मैदानी क्षेत्रों में बेमौसम ओले गिर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में मौसम बिगड़ने से फसल को भारी नुकसान पहुंचा। बारिश और ओलों से सेब के फूल झड़ गए, जिससे बागवान मालिकों को करोड़ों का नुकसान भी हुआ। मौसम के अचानक करवट बदलने से कई राज्यों में गेहूं की फसल भी खराब हो रही है। तो पठारी क्षेत्रों में गर्मी की शुरुआत में ही नदियों का जलस्तर निचले स्तर पर पहुंच चुका है। पश्चिमी भारत में नदियों पर गौर करें तो तब तस्वीर ज्यादा साफ दिखती है। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और कावेरी जैसी नदियों के बेसिन में पानी 20 से 40% तक घट चुका है। वहीं दूसरी ओर गंगोत्री का ग्लेशियर तेजी के साथ पिघल रहा है और अप्रैल के महीने में ही स्थिति जून जैसी दिखती है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या प्राकृतिक असंतुलन जलवायु परिवर्तन के चलते है, और अगर ऐसा है तो क्या इसके लिए बड़ी वजहें हैं और इससे बचने के लिए क्या कदम हम उठा रहे हैं या उठा सकते हैं। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं। प्रोफेसर उमेश कुलश्रेष्ठ हैं, पर्यावरण विज्ञान स्कूल से हैं, जेएनयू से। स्वागत है सर आपका। चेतन चौहान हमारे साथ हैं, उप संपादक हिंदुस्तान टाइम्स से। चेतन, स्वागत है आपका भी। डॉक्टर के रमेश हमारे साथ हैं, महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और डॉक्टर कामता प्रसाद जी हमारे साथ हैं, इंस्टीट्यूट फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक सेंटर से हैं। आपका भी सर स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा रमेश जी आपसे सबसे पहले, फिलहाल जो स्थिति है, जो मौसम में बदलाव, कहीं पर ओलावृष्टि हो रही है, कहीं कई राज्यों में उत्तर भारत में खासतौर पर बारिश, ये स्थिति अब थमती दिख रही है, ये दौर अभी लौटेगा? अभी जो पिछले 10 दिनों से तो इसका असर ज़्यादा था, इसलिए पेनिनसुलर इंडिया में भी और नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी इंस्टेंसेस ऑफ हेवी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म इवेंट्स हुए हैं। नॉर्थ में जो होता है विंटर में, इट इज़ बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पैसेज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पेनिनसुलर इंडिया में हीट वेव हो जाता है, तो गर्मी को नॉर्मलाइज करने के लिए नेचुरल फेनामिना है, थंडरस्टॉर्म आके तभी तो हीट वेव से अबेटमेंट होता है। नॉर्थ इंडिया में मोस्ट ऑफ द रेन इन विंटर, जो नवंबर से लेकर अभी प्री मानसून मई तक भी देखेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ही स्नोफॉल भी उधर उससे भी उसी से होती है। दैट इज़ द ओनली रेन बेरिंग सिस्टम। उसका फ्रीक्वेंसी फरवरी तक कम थी, मार्च के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसीलिए हम अभी अप्रैल में उससे ज़्यादा हो गई थी। उसकी वजह से वी आर सीइंग द इम्पैक्ट ऑफ दिस थिंग्स। क्या ये ट्रेंड नॉर्मल दिखता है, या पिछले में 2 दशकों में कहूँ, खासतौर पर पिछले 10 से 15 साल में अप्रैल के महीने में इस तरह के डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, या कुछ लोग ये कहते हैं कि ये डिस्टर्बेंस मार्च के महीने में पहले ज़्यादा होते थे, अब टाइम थोड़ा सा इसमें बढ़ा ही अप्रैल तक पहुंचा है? इससे कोई सीजनैलिटी फैक्टर नहीं है, इट इज़ अ ग्लोबल सर्कुलेशन चेंजेस के ऊपर ज़्यादा होता है। मार्च में क्या था, पूरा यूरोप में स्नोस्टॉर्म्स, अमेरिका, यूरोप में ज़्यादा, रशिया में स्नोस्टॉर्म्स, चाइना में हुए हैं, मच टू द नॉर्थ ऑफ द इंडिया। इसलिए दैट मच एनर्जी वाज नॉट देयर फॉर द रेन बेरिंग सिस्टम्स टू कम टू द ट्रॉपिक्स। अभी वहाँ पर थम गया, तो सो नाउ वी आर गेटिंग देयर इन्फ्लुएंस टू अवर ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। तभी तो सन की मूवमेंट भी तो विंटर से, मार्च से ऊपर आया है। सन का मूवमेंट ऑल्सो विल कंट्रीब्यूट टू दिस चेंजेस, बट इट इज़ नॉट एन अनयूजुअल थिंग। April has been receiving thunderstorms even in the past, may not be every year. ओके सर, ये अनयूजुअल नहीं है जो घटनाक्रम दिख रहा है मौसम को लेकर, चाहे वो बर्फबारी को हो या फिर ग्लेशियर की बात करें, नदियों की सूखने की कहानी हो। सर कह रहे हैं कि टाइम थोड़ा सा हो सकता है फ़र्क हो, लेकिन इंटरनेशनल जो सिनारियो दिखता है उसके लिहाज से ये एबनॉर्मल नहीं है। बिल्कुल ये अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि हर साल ऐसे होता आया है और अप्रैल और मई के महीने तक भी इस तरह से ये होती रही है। लेकिन अनयूजुअल क्या है, वो ये है कि बाड़मेर में बाढ़ आना, चेरापूंजी इज नो मोर ए प्लेस ऑफ हाईएस्ट रेनफॉल, है ना, विंटर्स का वार्मर होना, स्प्रिंग जल्दी आ जाना। सो प्रोसेसेस आर बेसिकली unusual, but event, 1 or 2 events, that, for example, this western disturbance is what we had last week, that was not unusual because, और दूसरा, अब आप देखोगे, मैंने 2015 का डेटा एनालिसिस किया था और उसमें पाया कि दिसंबर के महीने में 55% जो टेम्परेचर था एवब नॉर्मल था। 55% मीन्स आधे से ज़्यादा
दिन जो लॉन्ग टर्म एवरेज है, जो 7 डिग्री होना चाहिए, दैट वो नहीं वाज था। 10 डिग्री। तो इस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उसको तो अनयूजुअल बोलेंगे। जैसे चेन्नई में रेन हुआ, दैट वाज पार्शली। सो ऐसा हो रहा है कि जो मानव जनित कारक हैं वो चीज़ों को, नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं। ओके। हाँ, ये बिल्कुल ये माना हुआ है और ये अब प्रूव हो चुका है, इससे हम ना नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो हुआ था लास्ट वीक, ये अनयूजुअल नहीं है, पहले भी होता है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत एक लेमैन के लिए बहुत ज़रूरी है। वैज्ञानिक तौर पे हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर देखते हैं, लेकिन अगर आप देखो तो हिंदुस्तानी कैलेंडर जो लूनर कैलेंडर है वो उसके अनुसार चीज़ें बहुत ज़्यादा मौसम की अच्छी तरह से चलती हैं और मोर साइंटिफिक हैं। ये हम मेरा यहाँ पे मेंशन करना है। चलिए कामदेव प्रसाद जी, ओवरऑल पिक्चर कहा जा रहा है कि बदलाव हैं, इसके संकेत हैं। अगर आप बारिश के लिहाज से देखें, सर्दियों में देखें, या फिर अप्रैल में मैं कहूँ कि लगातार 3 से 4 दिन गर्मी या तेज़ गर्मी, टेम्परेचर 40 के नीचे और रात में 20 के करीब जब पहुंचता हो, तो ये अनयूजुअल आम आदमी के लिहाज से भी है, ओवरऑल पिक्चर में भी है, ये सभी लोग कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का सिनारियो दिख रहा है, क्या वाकई ये प्राकृतिक असंतुलन है, या फिर दुनिया के तमाम देशों से अगर कंपेयर करें तो ये वाकई जलवायु परिवर्तन की ओर ही इशारा करता है और उसी के दरमियान इसे देखना समझना होगा? देखिए, ये बिगड़ता मौसम के बारे में बहुत बरसों से हम सुन रहे हैं, आंकड़े बहुत आ रहे हैं, और इन आंकड़ों मेरा मेन कंसर्न ये है कि इनका जनता पर क्या असर पड़ रहा है, क्या होने वाला है, उसके लिए क्या किया जा रहा है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है। वो क्योंकि सब कुछ तो जनता के कल्याण के लिए किया जाता है ना। तो अभी एक तो ठीक है, भारत में इस संबंध में काफ़ी लेट रियलाइजेशन हुआ अन्य देशों के तुलना में। पहली बार 1907 में हमको आपको मालूम है एक नेशनल काउंसिल बनी क्लाइमेट चेंज के लिए, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। ये 10 साल में हुआ क्या है कि जनता पर मुख्तया आर्थिक कारणों देखिए तो कृषि पर ज़्यादा असर पड़ेगा जी। ग्रामीण क्षेत्र पर ज़्यादा असर पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में क्या कोई जागरूकता है इस बारे में और ग्रामीण क्षेत्र के पदाधिकारियों में, जिलाधीश, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम पंचायत में कोई जानकारी भी है? तो इस तरह के आंकड़े निकालना मौसम विभाग द्वारा या इंटरनेशनल लेवल पर इसका कि मीनिंगलेस एक्सरसाइज हो जाता है जब तक कि जनता को नहीं मालूम है। मैंने कुछ दिन पहले एक सर्वे कराया था इंडिया में, इन डिफरेंट स्टेट्स में, तमिलनाडु में, बिहार में, गुजरात में, उड़ीसा में, कर्नाटका में, गोवा में, देखने के लिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो पर क्या अवेयरनेस है, क्या जानकारी है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कुछ जानकारी बिल्कुल ही नहीं है। जनता बिल्कुल नहीं जानती इसके बारे में, अधिकारियों के बारे में बहुत सूचित अनुभव बहुत कम है। इसलिए परिपाटी जैसे 50 साल 30 साल पहले चल रही थी वैसे ही चल रही है, कोई असर नहीं पड़ा है। जैसे केवल हमने एक्सेप्शन देखा कहाँ पर, तमिलनाडु में, वहाँ 2005 में सुनामी आई थी। तो सुनामी क्या चलते वहाँ के लोगों की चेतना है, हाँ भाई ये मौसम बदलने के चलते हुआ है, हो सकता है। उस सुनामी के चलते वहाँ थोड़ी चेतना थी सलेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, और कहीं नहीं थी। मैं सोचता था, हमें देखा कि जल शक्ति पर क्या, जल संसाधनों पर क्या असर पड़ेगा, उसके लिए क्या करना है, कृषि पर क्या असर पड़ेगा, क्या करना है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, अब यह कहा जाता है कि मौसम के परिवर्तन से एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ जाएंगे, तो फ्लड बढ़ेगा और ड्राउट भी बढ़ेगा, सूखा भी बढ़ेगा और बाढ़ भी बढ़ेगी। उसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, नई चीज़ क्या कर रहे हैं। और फ्लैश फ्लड आएंगे, तेज़ी के साथ पानी बहेगा, वो पानी ज़मीन के अंदर सब पर्कुलेट नहीं करता है, ग्राउंड वाटर उस पर असर नहीं पड़ेगा और फ्लड बढ़ेगा। मैं इस पॉइंट पर भी आऊंगा कि अवेयरनेस के लेवल पर, सरकारों की योजनाओं के स्तर पर और उसे इंप्लीमेंट करने को लेकर हम बड़े कहाँ हैं। लेकिन उससे पहले दर्शकों को यह भी समझाना बहुत अहम हो जाता है चेतन, कि असल में जिसे हम कहते हैं कि चेंज ओवर हो रहा है, इसका इम्पैक्ट है क्या। अगर हम इस पूरे साइकिल को समझें, क्या खेती को लेकर मैं कहूँ, और या फिर जो पानी की मांग है और उसकी आपूर्ति का असंतुलन मैं कहूँ है, किस तरीके से आप देखते हैं इसके इम्पैक्ट को इन दोनों सेक्टर्स पर? देखिए, अगर आप डेटा देखें, IMD का डेटा है कि इस साल सर्दी में 90% लेस रेनफॉल हुआ एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स।
85 to 90%। पूरे हिमालयन बेल्ट में ड्राउट लाइक सिचुएशन था। सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में ड्राउट लाइक सिचुएशन था सर्दी में, और सडनली अभी मार्च एंड अप्रैल में एक्सेसिव रेनफॉल हुआ, हेल स्टॉर्म आया। तो आप देखिए एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो हैं उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। अगर आप डेटा देखेंगे लॉन्ग टर्म, एक चीज़ उसमें नजर आएगी कि ये अनयूजुअल नहीं है कि हेल स्टॉर्म इस टाइम आया है। मैं तो हिमाचल का रहने वाला हूँ, हाँ, सेब के बागवान है हम लोगों के, हर साल आता है, ऑलमोस्ट हर साल आता है। पर इस साल जो डिफरेंस है या पिछले कुछ सालों में जो डिफरेंस देखा गया है कि वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ हेल स्टॉर्म जो है वो बढ़ रहा है। हेल स्टॉर्म अभी भी आता है, मई में भी आता है, मॉनसून से पहले तक हेल स्टॉर्म आता है, उत्तराखंड में भी आता है, हिमाचल में भी आता है, पर उसका इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और दूसरा अवेयर आपको IMD बताता है कि हेल स्टॉर्म आने वाला है। IMD का जो सिस्टम है, प्रेडिक्शन सिस्टम, बहुत इंप्रूव हुआ है पिछले 5-7 सालों में। हाँ, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, पर हाँ कि बहुत इंप्रूव हुआ है। हम जितने भी किसान वहाँ पे हैं, कहीं भी भारत में, IMD का देखते हैं कि आज बारिश होने की आशंका है, पर उनके पास बचाव के साधन नहीं है। कोई वहाँ पे इस तरह का गवर्नमेंट से इंटरवेंशन नहीं है कि आप उसको बचा सके। जैसे हिमाचल में हमारे यहाँ पे एंटी हेल गन मशीन्स लगाई गई हैं जिससे ओला नहीं आता है, पर उसमें सरकार ने सिर्फ 2 लगाई हैं। 5-7 लोगों ने अपने पैसे से लगाई है। एक हेल गन मशीन लगने में 70 लाख रुपया लगता है। हाँ, लोगों ने इकट्ठा करके लगाया है। एप्पल इकॉनमी है, लोगों के पास पैसा है तो कर सके, पर भारत के बहुत हिस्सों में इतना पैसा किसानों के पास नहीं है कि वो इंटरवेंशन कर सकें। तो सरकार की तरफ से इंटरवेंशन बहुत कम है। दूसरा, अगर आप देखोगे किसान पे जिस तरह से वेदर चेंज हो रहा है, आपका क्रॉप पैटर्न चेंज हो रहा है। हमारे देश में बहुत इंस्टीट्यूट्स में, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पे रिसर्च हो रही है कि आप किस तरह का क्रॉप लगा सकते हैं, किस तरह का नहीं लगा सकते हैं, चेंजेस आप क्या कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर में, पर वो किसानों तक कितना जा रहा है, कितना वो अडॉप्ट हो रहा है, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल है। आप अभी भी देखोगे किसान उसी तरह से खेती कर रहा है जैसे 20 साल पहले कर रहा था, 25 साल पहले कर रहा था। नया नवयुवक किसान एग्रीकल्चर की तरफ जाना नहीं चाहता है क्योंकि उनको पता है कि नुकसान इतना है। बिल्कुल। अनसीजनल रेनफॉल का अगर आप डेटा देखोगे पिछले 5 सालों में, 3 साल मार्च अप्रैल में बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ है किसानों को भारत भर में। और यही जो हाँ, और पर उसके बावजूद भी कोई इंटरवेंशन हमको नजर नहीं आया। और जो क्रॉप का जो प्राइसिंग है, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, वो प्राइसिंग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए फुल स्पैन, कि किसानों को एश्योरेंस मिले कि अगर मेरी फसल का नुकसान होता है तो इतना पैसा जितना मैंने लगाया है वो तो मुझे कहीं ना कहीं से मिलेगा। बिल्कुल, ये एक अलग बहस, चेतन, इस पर एक बार बैठा जाएगा। लेकिन उमेश जी, जिस तरीके से जो चेतन कह रहे थे, मगर उसको आंकड़ों के जरिए से और थोड़ा सा पुख्ता करने की कोशिश करूं। एक प्राइवेट संस्था का आंकड़ा है, जो रिसर्च है, वो कहती है कि 2021 तक अगर बात करें तो अगर हमने क्लाइमेट के लिहाज से अपने किसानों को या बागवानी वाले इलाकों में उनको चेंज नहीं किया पैटर्न को खेती का, या फिर नए सिस्टम को अपनाया टाइमिंग के हिसाब से बुआई या कटाई का, तो करीब 32% तक प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब सवाल ये है कि 2 बड़ी चीज़ें हैं जो कि इंटेंसिटी बढ़ने के साथ सबसे ज़्यादा जहाँ पर मार पड़ रही है, वो है किसान, बागवानी, और दूसरा है वाटर। क्या इस दिशा में जो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल लोगों ने स्टेप लिए हैं, कारगर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो एक अलग विषय है, एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन क्या इंटरवेंशन लेने की इस वक्त तैयार हैं हम, या फिर इस तरफ अभी कोई सोच नहीं है, कोई मंशा नहीं है? नहीं, सोच और मंशा दोनों हैं, लेकिन प्रोग्राम में ज़रूरत है भागीदारी की, किसानों की। और किसान हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं। आज जो टेक्नोलॉजी है, प्रिडिक्शन है, जो भी फोरकास्ट होता है, उसमें इंग्लिश है, कंप्यूटर है, तो ये चीज़ किसान पे नहीं है। किसान का बेटा वो करना नहीं चाहता, तो इसलिए उसका मन से अपने फादर को हेल्प करने का अवसर ही नहीं है, क्योंकि वो निकल जाता है। तो किसान जो एक्चुअल है ज़्यादातर अनपढ़ा है। इसके लिए हमें एक अवेयरनेस, एक सिस्टम, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। और वो प्रोग्राम ऐसा नहीं हो जैसे, लेकिन प्रैक्टिकली आई टेल यू, कर्नाटका में एक प्रोग्राम डेवलप हुआ जो गाँव तक ऐसी चीज़ें प्रिडिक्शन लेवल पर, किसान उसमें पार्टी है, और वो कितना रेन और ये चीज़ें रमेश साहब को पता होगा, वो नेटवर्क बहुत इफेक्टिव है। तो इस तरह का हमें सब जगह बनाना पड़ेगा। और दूसरी एक चीज़ है कि हम अभी ट्रेडिशनल खेती की तरफ ही हैं, जबकि जो ग्लोबल प्रैक्टिसेज एनकरेज कर रही हैं वो हमें प्रोफेशनल खेती की तरफ, मतलब उसका एक अंग ये भी है कि छोटे फार्मर की कोई वैल्यू नहीं है, बड़े फार्मर, तो जितने बड़ा फार्म हाउस होगा
टेक्नोलॉजी के द्वारा यानी जो भी सामूहिक है, संस्था के जरिए आप खेती में को अपनाएं, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी इसलिए का अब इस्तेमाल करें। इंडिविजुअल फार्मिंग शायद इसी बहाने बंद होगी और एक लार्ज स्केल फार्मिंग शुरू होगी, सब जगह शुरू होगी। ये इसी की तरफ जा रहा है और ये लैंड विल वगैरह ये उसी तरफ जा रहे हैं। दे वी कांट, दिस इज द डायनामिक्स ऑफ द सोसाइटी और जो भी है, और यू कांट हैम्पर, यू कैन डिले इट बट यू कांट स्टॉप। रमेश जी, अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर मैं कहूँ क्लाइमेट चेंज दिख रहा है और साफ है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब सवाल है कि उससे बच कितना सकते हैं और कैसे सकते हैं? क्या वो तमाम स्टेप्स हैं या क्या वो कारगर कदम हैं या फिर क्या वो विकल्प हैं जिनकी तरफ हमें जाना चाहिए या हम बढ़ सकते हैं? इसके लिए मल्टीपल स्टेप्स लेना पड़ेगा। जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड वेरिएबिलिटी है, जिसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम्स हो रहे हैं, हीट वेव्स हो, कोल्ड वेव्स हो, वेट स्पेल्स हो, ड्राई स्पेल्स को, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है। हमारे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए टू कैप्चर दीज थिंग्स, वेरिएबिलिटीज़। जितना लीड टाइम हो सकता है, 1 हफ्ता पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हर चीज़ 10 दिन पहले नहीं बता सकती। साइंस इज़ नॉट देयर। सम वेरिएबिलिटीज़ कैन बी कैप्चर्ड 10 days बिफोर, सम ऑफ देम कैन ओनली बी कैप्चर्ड 3 days बिफोर। लाइक दैट ऑल एक्सट्रीम इवेंट्स का अर्ली वार्निंग सिस्टम एक बिल्ड करना है। So that is where we are concentrating last 4-5 years. All types of extreme events induced by weather and climate variability will be monitored, captured, and then disseminated also. This is the sort of first thing. This is the prerequisite for any emergency response action, abatement actions ground पे करना है तो. So ये चीज़ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी आगे बढ़ा है। Okay. इससे फ़ायदा लेने के लिए फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, हम जो है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा बोल के हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हफ्ते में 2 बार जो है मंडे एंड फ्राइडे अगले 4 दिनों के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरकास्ट देते हैं। उस फोरकास्ट बेस्ड एग्रो एडवाइजरी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए उसी डिस्ट्रिक्ट की कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इकाई से बनती है। सो ये सिस्टम जो है अभी 4-5 क्रॉप्स के लिए ही सीमित है। हमारा एफर्ट है पूरा 22 मेजर क्रॉप्स इंडिया में जो होते हैं रेन फेड एंड इरिगेटेड क्रॉप्स, सो 22 क्रॉप्स के लिए नेक्स्ट 2 years में क्रॉप स्पेसिफिक एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिल्ड करने की। इससे क्या होगा, इसके हफ्ते में 2 अपडेट के अलावा एवरी वीकेंड में क्या कहेंगे, नेक्स्ट 15 दिन के लिए क्या स्थिति होगी, क्या प्रिपेयर्डनेस agriculture sector ले सकता है। So like that, this is one example in agriculture area. We are moving very strongly with ICAR, Indian Council of Agriculture Research, State Agriculture University. You will see lot of changes happening in the agriculture side. And on the climate smart agriculture, so many new varieties which are heat resistant varieties and low moisture resistant breeds are discovered and put them for practice by ICAR scientists. So उसका असर भी काफ़ी पॉजिटिव देखने लगा है। ओके, कामता सर, जो बात रमेश जी कर रहे हैं बहुत एक नई पहल दिख रही है और मैंने खुद देखा है कि ज़िलों में ये सूचनाएं पहुंच रही हैं, लेकिन मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, जानकारी दे रहा है, लेकिन क्या वाकई वो किसानों तक पहुंच रही है? अगर नहीं तो फिर किसका ये रोल है जिसको पूरा करना चाहिए? जैसा मैंने पहले भी कहा था, दुख की बात ये है किसानों तक कुछ नहीं पहुंच रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। राष्ट्रीय सरकार नीति बनाती है, कुछ बताती है, राज्य सरकार के यहाँ पहुँचती है। राज्य सरकार के नीचे क्या हो रहा है जानकारी बहुत कम है। जिस जिला तक भी पहुँचने में दिक्कत होती है, सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास चली जाती हैं। वो इतना अपने बिजी मानता है, उसको ध्यान देने की फुर्सत नहीं मिलती है। ज़रूरी है क्योंकि किसी चीज़ के हम लोग प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस पर ध्यान देते ही नहीं कि कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा। अभी किसानों तक कहीं बात नहीं पहुंच पाती है, कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है हम दे पा रहे हैं किसानों को कि प्रॉफिटेबल हो। कहीं कहीं पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे रही है बातें, ये बता, ये करो, इस क्रॉप को बदले, इस क्रॉप को बदलो, लेकिन किसान कहता है उसे वो फ़ायदा क्या होने वाला है। तो फ़ायदा देखना पड़ेगा ना, प्राइस उसकी कितनी है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके इंटरेस्ट में है कि नहीं। जब तक किसान भी बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, तो वो नहीं देखेगा उस फायदे की, जब बेकार है। तो वो सब बताना पड़ता है न। ट्रेनिंग प्रोग्राम की कोई व्यवस्था है डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पर, किसी अफसर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था नहीं है, अवेयरनेस जनरेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी स्टेट में नहीं है। बेसिक आप कहें कि अवेयर करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक सरकारी स्तर पर बात करूँ, हर ब्लॉक लेवल पर कृषि से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, एक टीम होती है जो कि इन्फॉर्मेशन देने या फिर सीड्स और दूसरे जो काम होते हैं किसानों जुड़े उसको इन्फॉर्म करना, उसके बारे में एबिलिटी को चेक करना, बताना है। लेकिन सर्विस इज वेरी, लेकिन डेवलप करो तो किसानों के लिए फ़ायदा हो।
ऐसे नहीं, चूंकि हमने देखा, हमने एग्जामिन किया है, बहुत से टेक्नोलॉजी डेवलप किया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जी। वो बिल्कुल बेकार है टेक्नोलॉजी, नहीं कोई इस्तेमाल नहीं होता है। पेपर लिखने के लिए ठीक है वो, लेकिन व्यवहार में इस्तेमाल करने पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता लेकिन है। सर आशावादी रहना चाहिए। सतत एक प्रक्रिया है जिसके जरिए नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, और जैसा कि कहा रमेश जी ने कि अगर कोई चीज हमें उस तरह का फायदा नहीं दे पा रही तो उसमें चेंज, उसमें बदलाव की गुंजाइश रहती है और वो हो रही है। एक आखिरी कमेंट चेतन साहब आपसे, जिस तरीके से पूरा एटमॉस्फेयर है किसान, क्योंकि हम सबसे एग्रीकल्चर सबसे मेन फोकस अगर इस बदलते मौसम के बीच देखें, अवेयरनेस या फिर और कोई ब्रिज जिसको आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, जहां पर ज्यादा मजबूती के साथ और कदम उठाने की जरूरत है, अगर इन सब के हम प्रभावों से बचना चाहते हैं? देखिए, इसमें जैसे अगर आप देखोगे लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे जो आया है उसमें जो फॉरेस्ट कवर है, रियल फॉरेस्ट कवर, वो कम हुआ है। आपको अब हिमालयन बेल्ट, आपने हिल स्टॉर्म की बात की, तो हिमालयन बेल्ट में उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, हाँ अब नॉर्थ ईस्ट में भी देखोगे काफ़ी जंगल कम हुए हैं। तो रेस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है वो की है इसके लिए, और प्लेन के इलाकों में भी जंगल को बचाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जंगल बहुत काम करता है कि आपको बारिश मिल सके, हाँ मॉइस्चर रिटेन हो सके, सॉइल इरोजन ना हो, हाँ, और जो वहाँ पे किसान रहते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो एक ये मुझे लगता है कि फॉरेस्ट रेस्टोरेशन का जो काम है स्टेट गवर्नमेंट्स को लेना चाहिए बहुत ज़ोरों शोरों से। दूसरा मेरा ये मानना है कि सारा काम सरकार नहीं कर सकती, किसानों को मिल के इसमें सहयोग लेना है सरकार से। अगर आप महाराष्ट्र देखें, कर्नाटक देखें, तमिलनाडु देखें, वहाँ पे जो फार्मर कोऑपरेटिव्स हैं वो सक्सेसफुल फार्मर कोऑपरेटिव्स हैं। अगर फार्मर्स सब मिल के साथ आएंगे, छोटा फार्मर, बड़ा फार्मर, और वो अपना वो एक बार्गेनिंग चिप वो मार्केट में लेके जाएगा, इट्स अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसमें है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन सिर्फ एमएसपी में है, एमएसपी भी सिर्फ 17-18 क्रॉप्स पे है, तो बाकी क्रॉप्स में नहीं है। तो सर जब आपका कोऑपरेटिव मूवमेंट होगा तो आपने उसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी कर सकती है फार्मर्स खुद। ओके, तो मुझे लगता है कि सरकार और फार्मर्स का जो कोलैबोरेशन है वो बहुत क्लोज होना चाहिए। फार्मर इनिशिएटिव जो है सरकार को उसको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत स्टेट्स में हुआ है, मॉडल है हमारे पास, उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में जुड़ने के लिए और ये समझाने के लिए कि ये बदलता मौसम खतरनाक किसके लिए और क्यों है, और इसके पीछे की वजहें क्या हैं और इससे बचने के उपाय क्या है। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।